ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਧਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 370 ਤੋੜਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, GST ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, NCR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। 27 सितंबर 2020 को राज्यसभा से 3 नए फार्म बिल्स पास किए गए। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर 2020 को ट्वीट कर कहा है कि ये एक्ट्स देश के किसानों के हित में हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए लाए गए हैं। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद आज देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर इन 3 एक्ट्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश इन बिल्स के पास होने के तरीके पर भी है। अध्यादेश ला करके क्या इतनी ऐसी क्या मजबूरी थी कि अध्यादेश लाना पड़े? आप तो तसल्ली पूर्वक रेगुलर जब आपकी लोकसभा लगती तब इन बिलों को लाते और वहाँ ध्वनिमत से पास करवा लिया। क्या होता ध्वनिमत? ध्वनिमत जब आपकी गिनती कर सकते हो, ध्वनिमत जब होता जब आप गिनती नहीं कर सकते हो। जब आप गिनती कर सकते हो ध्वनिमत से क्यों पास कराया? ये सब चाल है। ये सरकार किसान विरोधी है, किसान का गला घोटना चाहती है। और अभी भी आप आंदोलन को देखिए। न ही केवल इन बिल्स के पास होने के तरीके पर सवाल उठाए गए, बल्कि देश के लाखों किसानों ने इन एक्ट्स का विरोध किया और इन्हें काला कानून कहकर केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की डिमांड की। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अब ये एक्ट्स क्या हैं ये समझने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि अभी तक किसान अपनी फसल को कैसे बेचा करते थे। इन कानूनों से पहले जो लॉ था, किसान अपनी फसल उगाता था, किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर के बेचता था और सरकार उसमें MSP के रूप में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम इतने दाम में उसका माल जो है वो खरीदा जाए। उस माल को खरीदने के लिए मंडी व्यवस्था की गई, मंडियाँ बनाई गई थी। वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे बैठते थे, मंडी सेक्रेटरी बैठते थे और उनको वो मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो ये 3 नए एक्ट्स फार्म प्रोड्यूस की सेल, स्टोरेज और प्राइसिंग के रूल्स को चेंज करते हैं। पहला एक्ट ये है कि जहां पहले सिर्फ सरकार की देखरेख में फसलों को खरीदा जा सकता था, अब कोई भी प्राइवेट बायर सीधा किसान से उसकी फसल को खरीद सकता है। ऐसे में किसानों की चिंता ये है कि ये नया एक्ट प्राइवेट डीलिंग्स में उन्हें MSP मिलने की कोई लिखित गारंटी नहीं देता। क्या था कि MSP जो सरकार तय करती थी वो MSP हमें मिलता था या उससे 100-200 रुपए कम मिलते थे। यानी कि अगर 2000 दिया तो हमें ये श्योर था कि 1800 रुपये मिल जाएगा। अभी जो हमने कर दिया कि बाहर कोई भी खरीद सकता है और वहाँ पर MSP की व्यवस्था लागू नहीं होगी, तो मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है, किसान का जो प्रोडक्ट है वो कोई किसी भी रेट में खरीदेगा। दूसरा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है, जिसका मतलब फसल बोने के पहले ही एक किसान किसी प्राइवेट बायर के साथ उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। पर इस कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से बचने के लिए जो प्रावधान है, किसान उसको लेकर चिंतित हैं। कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो अपना पैन कार्ड दिखा करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके चला जाएगा, उसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
कानून के अंदर जो चीज़ इन्होंने दी है कि अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप एसडीएम को, और मैक्सिमम अगर उसकी अपील कर सकते हो तो डीसी लेवल पे कर सकते हो। अब मुझे बताइए, एसडीएम और डीसी तो सरकार के होते हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं वो सीएम पीएम को खरीदते हैं, एसडीएम और डीसी उनके लिए क्या चीज़ है? तो हमारे लिए कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। एक ये भी हम चाहते हैं, अगर ऐसा होता है इस कानून के अंदर तो कम से कम कोर्ट का रास्ता खुला रहे। या हमने उनको सुझाव दिया था कि 2 किसानों को उस एसडीएम और डीसी के साथ लगाया जाए, 2 किसान, ताकि 3 लोगों की कमेटी उसको सुने और फिर जो निर्णय बहुमत में होगा वो सुने। अब बात करते हैं तीसरे एक्ट के बारे में। 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ट्रेडर्स और कॉरपोरेशंस पर आलू, प्याज और दाल जैसी कुछ कमोडिटीज को एक लिमिट से ज्यादा स्टोर करने पर रोक लगाता था। 2020 के अमेंडमेंट के बाद इन कमोडिटीज को इस एक्ट की प्रोटेक्शन से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से इनको जमा करने की अब कोई लिमिट नहीं है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण, किसानों का ये कहना है कि इन कमोडिटीज का भंडारण करने की व्यवस्था उनके पास है ही नहीं। उसको खोल दिया है। अब मैं, आप या कोई भी धनाढ्य व्यक्ति चाहे जितना उसको स्टोर कर सकते हैं, कितना भी हम उसको स्टोर कर लें, और जब ये कंडीशन आ गई तो किसान ने तो मजबूरी में फसल बेचनी होती है। फसल आते ही उसके पास तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव की ज़रूरत है, पर सवाल ये है कि ये बदलाव गरीब किसानों के लिए सिस्टम को सुधारता है या नहीं। ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है, बालियां दान की गेहूं के सुनहरे गोशे, मिस्र यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजार में बिक जाते हैं, और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह अपने अल्फाज में मुंह ढांप के सो जाती है। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी।